नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू यानी कि सुरंग आर पार होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पहुंचे। बता दें कि सीएम धामी ने संकल्प लिया था कि रेस्क्यू कार्य पूरा होने के बाद सीएम धामी बाबा बौखनाथ का मंदिर निर्माण कराएंगे। सीएम का संकल्प पूरा हो गया है। बाबा बौखनाथ का भव्य मंदिर टनल के पास बनकर तैयार हो गया है। चारधाम यात्रा के लिए सिलक्यारा टनल बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 853 करोड़ की लागत से ये टनल बन रही है। ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग है। दरअसल 2023 में दीपावली की सुबह जब सिलक्यारा टनल में हादसा हुआ था तो देश के साथ ही पूरी दुनिया की नजर इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी थी। बड़े बड़े टनल विशेषज्ञ और इंजीनियर टनल में फंसे 41 श्रमिकों की जान बचाने के लिए दिन रात लगे थे। कांग्रेस ने पूरे देश में ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर ईडी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। और इस बीच बता दें कि मौके पर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, संवैधानिक संस्थाओं का चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, निरंतर दुरुपयोग होता रहा है और सारी सीमाएं लांघकर कांग्रेस को निशाने में भारतीय जनता पार्टी रख रही है। आज हमारे नेता हमारी गार्जियन है और राहुल जी और सोनिया जी जो लगातार जो है पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र के लिए सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। उस आवाज को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने ईडी के माध्यम से जो है मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। और इस बीच बुद्ध पार्क में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में कई बड़े नेता भी शामिल हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कंजवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। बीजेपी हमारे नेताओं की छवि खराब करने की साजिश कर रही है क्योंकि उन्होंने हमेशा सच्चाई सामने लाने का काम किया है। वहीं नैनीताल से कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल का कहना है कि इस राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन जारी रखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस तरीके से वो बदले की भावना के हमारे नेताओं पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जांच करवा रहा है, बहुत निंदनीय है। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमारे माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी का ईमानदार नेता इस देश में दूसरा नहीं है और आज जब सत्ता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो सत्ता ढल जा रही है, तो तब इस तरीके के षड्यंत्र करके हमारे नेताओं को भगाने का काम कर रही है। और हम लोग इस माध्यम से धरने के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार ये न समझे कि वो ईडी सीबीआई की तरफ से हमारी नेताओं को कुछ आग लगा सकते हैं और हम लोग अगर ऐसा रहा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ और सरकार को चैन की नींद से सोने नहीं देंगे। देश में आज ऐसा बैठे हुए हैं जो तमाम देश की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, महंगाई आसमान है, उन सारे मुद्दों को किनारा करते हुए
सारे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसका रफादफी हो गया था, उसको पुनः उजागर करके वो कांग्रेस राजसभा लगाने का काम करता है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता राजू जी के वंशज के हैं, वो कहीं डरने वाले नहीं है। वो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो भी होगा उसको कुर्बानी देंगे, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हाथ नहीं होंगे। और ऐसी भावना राजनीति में हमने कभी आज तक नहीं देखी। राजनीति में एक परंपरा थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार बोला था। और आज देखिए, इस नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के लिए इतने बलिदान दिए। यही वो नेहरू जी थे, जब प्रधानमंत्री बने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने कैबिनेट में रखा। और आज स्थिति देखिए, क्योंकि राहुल जी निंदा करते हैं, क्योंकि राहुल जी सूट बूट की सरकार बोलते हैं, क्योंकि राहुल जी उंगली उठाते हैं कि अंबानी अडानी की ये सरकार है, तो कहीं ना कहीं चुभी है उनकी सुई, जो उनके स्वरों की सुई है, और उसका रिएक्शन है ये। प्रदेश के 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड की पाठ्यक्रम लागू होगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स के मुताबिक बोर्ड की ओर से सभी मदरसा प्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होने के बाद इन मदरसों में बच्चे तहतानिया और फकोनिया नहीं पढ़ेंगे। उन्हें मुंशी और मौलवी भी नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सील किए जाने की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब तक 171 मदरसे सील किए जा चुके हैं। इस बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल विषय जो कि उत्तराखंड बोर्ड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, वही विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें संस्कृत एवं वैकल्पिक विषय के रूप में होगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 171 मदरसों को अब सील किया जा चुका है। और लगातार उत्तराखंड में देखिए जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें सील करने की कार्रवाई लगातार जो है सरकार की तरफ से की जा रही है और अब इन पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और देखिए इस बीच अब पाठ्यक्रम जो है उनमें भी बदलाव कर दिया गया है, जहां मौलवी मुंशी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। और ऐसे में पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद से लगातार अब देखिए कई मदरसा की तरफ से भी, जो मदरसा संचालक है उनकी तरफ से भी लगातार कई तरह के वाद विवाद सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच 171 मदरसे सील किए जा चुके हैं। हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे बने मलिन बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी मलिन बस्तियों को हफ्ते भर का नोटिस दिया है, जिसको लेकर आक्रोशित मलिन बस्तियों के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे लोग कई सालों से नदी किनारे रह रहे हैं और अब उन्हें प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया है। वहीं उनके प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड पार्षद ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। और वहीं पूरे मामले में एसडीएम हल्द्वानी का कहना है कि मानसून को देखते हुए गौला नदी में आने वाली बाढ़ से जनाने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर के गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों के लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया है, जिस संदर्भ में उन्हें खाली करने को लेकर 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया है। हमारे लिए ये कार्रवाई की जा रही है कि हमारी बनी बनाई झोपड़ी, जो गरीब लाचार, जो भी मोहताज, जो में सब है, इसमें सब कुछ है, जितनी पब्लिक में हमारी बनी बनाई झोपड़ी क्यों उजाड़ी जा रही है। और उजाड़ी जा रही है तो उस वक्त पे पानी या बत्ती या फिर घर का टैक्स ये क्यों लिया गया हमसे, जब उजाड़ना था तो। और उजाड़ना है तो हमें रहने की जगह दी जाए। और जितनी भी पब्लिक में रह रही सबको उजाड़ने की कोशिश कर रहा है और बिल्डोरे चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो हमें रहने की जगह दी जाए, और नहीं तो हमारे घरों को नहीं उजाड़ेंगे। तो हमारे नन्हे बच्चे हैं, मासूम है, हम कहाँ जाएंगे। अतिक्रमण के नाम पर लगातार प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी और बदमाशी की जा रही है,
जिसे किसी भी कीमत में हम लोग सहन नहीं करेंगे। गरीबों की एक ईंट को नहीं टूटने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। लगातार अच्छे जीने की बात सरकार करती है, लेकिन गरीबों के बुरे दिन लाने की काम करती है। जो रोटी कपड़ा मकान है उससे वंचित करने का काम करती है। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? इस बात का प्रशासन को जवाब देना चाहिए। और किसी को एक ईंट हटाने से पहले प्रशासन को 1000 बार सोचना चाहिए और उनके पुनर्वास के निर्माण की बात करनी चाहिए। उनके लिए ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। इस तरीके की बदमाशी को, जो गरीबों के ऊपर लगातार आग दिखाने का प्रशासन काम करता है, इसे किसी भी कीमत में हम लोग सहन नहीं करेंगे। हमारे गोला नदी के क्षेत्र के पास बहुत ही दूर से वहाँ पर पक्के घर बने हुए हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा 2-3 दिन पूर्व से वहाँ पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि इन्हें हटा ले, अतिक्रमण है। अगर ये अतिक्रमण है तो मैं राज्य सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ सरकारी सुविधाएं क्यों दे रखी है? 40-50 सालों से वहाँ लोग रह रहे हैं, 15-20 सालों से रह रहे हैं, उनके 15-20 साल पुराने पानी लाइट के सब बिल है, वहाँ पर सभी सरकारी सुविधा उपलब्ध है। वोट के समय तो हमसे कहते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान आप लोगों को देंगे, लेकिन वोट जीतने के बाद हमसे रोटी कपड़ा मकान क्यों छीनते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के लिए। यदि समय देते हुए हमारा पुनर्वास नहीं किया गया, हमें लीगल नोटिस अगर कानूनी प्रक्रिया का सिवा हमारा घर मकान तोड़ गए तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसी भी सूरत में से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जाम फैक्ट्री के पीछे रहते हैं, हमें 40 साल हो गए जवाहरनगर में रहते रहते। हमारे कभी बड़े बूढ़े यहाँ आए थे, अब बड़े बूढ़े 2 आए या 4 आए, अब तो 4-6 हो गए। जैसे पैदावारी बढ़ती जा रही, अलग अपने कमाते जा रहे, घर बनाते जा रहे, रहते। इंदिरा गांधी हमारे सामने मरी, इंदिरा गांधी के दोनों बेटे हमारे सामने यहीं गुजर गए, हम यहीं रहते हैं, शादी होके यहीं। आज 7 दिन का टाइम दे के हमारे जो हमने जीवन भर की पूंजी लगा दी, मेहनत मजदूरी करके लगा दी, हमने लिंटर डाल लिए, तो आज हमारा ये तोड़ा जा रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ ठोकना खा, नदी नाले किनारे हम क्यों लोग पड़े हैं? जो गौला नदी और आपके रेलवे लाइन के मध्य जो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में कई व्यक्तियों के द्वारा झुग्गी झोपड़ियां आदि बना के निवास किया जा रहा है। वो बाढ़ क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक गौला के प्रभाव की स्थिति में वो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है और यहाँ वहां जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से वहां रहते हैं, कोई भी वहां स्थायी रूप से नहीं रहता है। जब भी नदी का पानी बढ़ता है वो हट जाता है। इसके अलावा आरक्षित वन क्षेत्र भी है। आरक्षित वन क्षेत्र में यदि उनको वहां से नहीं हटाएंगे तो भविष्य में उनके द्वारा पक्का निर्माण करने की पूर्ण संभावना है। तो इस संबंध में वन विभाग के द्वारा मुनादी करते हुए उनसे अपील की गई थी कि वो समय से अपना स्वयं हटा दें। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें से 3-4 दिन हो चुके हैं। आगामी 2-3 दिन में उनका नहीं हटाया जाता है तो फिर बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने ओखलकांठा से आए ग्रामीणों के साथ 1 दिवस की धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। हरीश पनेरू ने कहा कि पिछले साल मार्च के महीने में ओखलकांडा ब्लॉक के पतलोट में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें स्थानीय विधायक राम सिंह कैड़ा और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी और लिखित आश्वासन भी दिया था। हरीश पनेरू ने आरोप लगाया कि पहले दिन दिए गए 2-2 लाख के चेक भी बाउंस हो गए थे और वह भी मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने आनंद फानंद में दिए, लेकिन शेष 2-2 लाख के चेक आज तक परिजनों को नहीं मिले। और ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि जल्द प्रशासन शेष मुआवजा नहीं देता है तो पीड़ित परिजन डीएम के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। के पतलोट अनरपा ओखलकांडा ब्लॉक में 5/6/2024 को एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर और 2 लोगों की हॉस्पिटल में मौत हुई थी। उसमें ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता कोई नहीं रहे और ये उनकी दादी हैं। और उस टाइम सरकार ने कोड की घोषणा करी, यानी एडीएम, डीएम और क्षेत्रीय विधायक के साइन है। इन्होंने कहा 4 लाख मिलेंगे। 2 लाख तो आपके सहयोग से वो चेक बाउंस हुए थे, आप पत्रकारों ने उठाया, 2 लाख मिले। 2 लाख अभी तक नहीं मिले, तो इसलिए हम धरने में बैठे हैं। ये फोटो जीबी विधायक जो फोटो खिंचाने के लिए आमा से कहते फोटो खिंचा लो। इसको 5 जून को मतलब मेरे बच्चों की दुर्घटना में वो हो गया है ना, उस बाद उसी समय कराजी सब लोग सब इकट्ठे हुए, सब हुआ, सब 3 लाख से आंगन से उठी जिस समय ना। हाँ, बस इनको करा, सब कागज पत्र सब कराए। सराय पूर्वी वन प्रभाग के लालकुआं बरेली रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। नर हाथी की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है।
तो वही हाथी की ट्रेन से कटकर मौत के बाद वन विभाग और रेलवे प्रशासन एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर घटना हुई है वह हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है। बता दें कि यहां एक नर हाथी जंगल से निकलकर रेलवे लाइन को पार कर रहा था और इसी दौरान हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाथी उछलकर रेलवे ट्रैक के किनारे एक घर के पास जाकर गिर गया। वन विभाग की टीम इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। लालपुरा से जो रिक्शा ट्रेन जाती है आगरा को, उसमें मुक्तिधाम के पास ट्रेन के एक्सीडेंट से हाथी की डेथ हुई है। तो वनकर्मी द्वारा वहाँ जाकर छानबीन की गई और वनकर्मी द्वारा वर्तमान में डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सारे वनकर्मी वहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी इसमें संबंधित रेलवे के जो भी लोको पायलट हैं उनके विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारी चल रही है। पूर्व में भी लास्ट ईयर भी इस तरह की एक घटना हुई थी। उसमें ट्रेन जो यहाँ के इज्जत नगर रेलवे मंडल के अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया था कि ट्रेन की स्पीड न्यूनतम रखें और उनके द्वारा ट्रेन की स्पीड न्यूनतम रखी भी जा रही थी। जनपद रुद्रप्रयाग स्थित फायर स्टेशन में पुलिस उपाधीक्षक रविकांत सेमवाल की उपस्थिति में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अग्निशमन इकाई में नियुक्त सभी अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुंबई बंदरगाह पर घटित भीषण अग्निकांड में शहीद हुए 66 वीर अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समस्त पुलिस परिवार द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन किया गया और अग्निशमन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई। बताते चले कि अग्निशमन सेवा सप्ताह 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। अल्मोड़ा में रण बांकुरों के शहर द्वाराहाट में ऐतिहासिक स्यालदे बिखोती मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया है, जिसमें रण बांकुरों ने इतिहास को साक्षी मानते हुए अपनी पारंपरिक शैली में ओढ़ा भेजने की रस्म अदा की है। ऐतिहासिक स्यालदे बिखोती मेले में ढोल नगाड़े की गर्जना और हुड़के की धमक ने वीरबस की हुंकार भरते हुए हिमालय के गौरवशाली अतीत के दर्शन कराए और वही सोमवार को अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट के पाली पछाऊ क्षेत्र का प्रसिद्ध स्यालदे बिखौती मेला द्वाराहाट में बट पूजा और ओढ़ा भेजने की रस्म के साथ शुरू हो गया। पहले दिन नौजुला समूह ने लोगों ने ओढ़ा भेजने की रस्म अदायगी की। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां ग्राम रामनगर वन में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले मंदबुद्धि 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर गर्भ ठहरने पर गर्भपात कराने की भी कोशिश की। मामले का खुलासा होने पर जसपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका से बलात्कार के आरोप में दुष्कर्म करने वाले आरोपी समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और 67 साल की अधेड़ को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जसपुर में एक नाबालिग किशोरी से दुराचार का मामला सामने आया था। इसमें 13 अप्रैल को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मुकदमे से जुड़े जो भी अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। अरे सर ये कहाँ पथरी क्षेत्र स्थित धनपुरा में गोदाम पर हुए विस्फोट प्रकरण में हरिद्वार पुलिस ने गोदाम मालिक के विरुद्ध प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि गोदाम पर कबाड़ी द्वारा पुराने थिनर के डिब्बों को पीटने से ब्लास्ट हुआ था और इस हादसे में 2 लोग घायल हुए थे। और ऐसे में आपको बताते चले कि घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस और बीट के की टीम मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान गोदाम से भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी सामग्री भी बरामद हुई है। थाना पथरी के धनपुरा क्षेत्र में गोदाम में शटरिंग के गोदाम में एक ब्लास्ट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ये उक्त जो गोदाम है शौकीन पुत्र मुर्तजा का है, जिसमें शटरिंग की सामग्री के साथ साथ पेंट और उसके भी डब्बे रखे थे। ये जो ब्लास्ट था ये थिनर के डब्बे में हुआ था। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। उसके बाद बीडीएस की टीम और साथ में हमारी फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। उसके बाद संपूर्ण गोदाम क्षेत्र की जब हम लोगों के द्वारा सर्च किया गया तो उसमें जो विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जो प्रतिबंधित बिना अनुमति के प्रतिबंधित जो पटाखा की फैक्ट्री के जो सामान था वो पुलिस को मिला था, जिसमें
गंधक, पोटास और सल्फर जैसे तत्व भी पाए गए थे। आगे के लिए जनपद देहरादून की थाना राजपुर पुलिस ने नकबजरी की घटना का खुलासा कर दिया है। मनघर में नकबजरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में चोर के कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी बरामद की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि चोर को गाड़धोरा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। चोर नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पौड़ी गढ़वाल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के सुरंग नंबर T8 और T8M में की ब्रेक थ्रू कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। देखिए, करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो टनल बोरिंग मशीन हिमालय की जियोलॉजी में चलाना एक बहुत ही कठिन काम था। टीबीएम अगर हार्ड सरफेस होता है, रॉक जैसा होता है सरफेस, उसमें टनल बोरिंग मशीन आसानी से काम करती है। क्योंकि हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन है, यहां पर टीबीएम का अनुभव पहले अच्छा नहीं था। तो कुछ वर्षों पहले, करीब 3 वर्ष पहले बहुत खूब एक अच्छा एनालिसिस किया गया और दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स के साथ बैठ के अपने देश के सबसे अच्छी ब्रेन्स, आईआईटीज से लेके रेलवे के इंजीनियर्स से लेके हाईवे के कुछ और अच्छे अनुभवी लोगों को लेके सबको साथ लेके एक नया प्रयोग किया गया। टनल बोरिंग मशीन में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए जिससे कि हिमालय की जियोलॉजी में चल सके। और आप जानते हैं कि दुनिया में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है, जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM। दुनिया भर में जो मेथड चलता है उसका नाम है NATM। उसकी जगह अपने हिमालय में एक नए तरीके से टनल बनाते हैं, उसका नाम है HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के जो इस देवभूमि के सभी जो निवासी हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत बड़ी जो प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में टनल का फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा। आज ओपन हुई है टनल, एक तरीके से थ्रू हुई है और धीरे धीरे इसका सारा फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज सुनाई देगी। साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज ही का दिन है जब भारत में पहली रेल चली थी। आज ही का दिन है जब 173 साल पहले, 174 साल पहले भारत की पहली ट्रेन चली थी बोरीबंदर से ठाणे के बीच में। तो अच्छा, बहुत ही उपलब्धि वाला दिन है और एक और खुशी की खबर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे आपको। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय रेल मंत्री जी का आज नहीं आ रही आवाज, आज 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी सौगात देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी टीबीएम मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे 4 धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को
बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। और जो हमारा पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी लाभ होने वाला है। और साथ में ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सौगात देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे राज्य में ही दूसरी जो परियोजना है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रस्तावित किया है, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, उसका भी सर्वे का काम पूरा हो गया है। और आदरणीय तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।